हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस और हिंदी में इसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और आज इस जैव प्रक्रम का हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 4। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है परपोषण को लेकर। ठीक है ना, कि परपोषण किसे कहते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, समझना। परपोषण, देखो जब भी आपसे कोई पूछे परपोषण किसे कहते हैं, ठीक है ना, कोई पूछे परपोषण किसे कहते हैं, तो आप सिंपली चेंज का एक लंबा स्माइल देना और कहना कि परपोषण को इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉफ। परपोषण को इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉफ। और हेट्रोट्रॉफ जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। क्या वर्ड, कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों के मिलने से बना है, हेट्रो एंड ट्रॉफ। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एंड ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एंड ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो अगर आप अब इसकी डिफिनेशन हम क्या बोलेंगे? अगर हमसे कोई पूछता है डेफिनेशन क्या है भाई इसकी, तो हम कहेंगे परपोषण वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए वो किसी दूसरे जीवों के ऊपर आश्रित रहते हैं। ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? परपोषी। और भोजन ग्रहण करने का यह जो तरीका है, इस तरीके को हम क्या कहेंगे? परपोषण। ठीक है, तो भोजन ग्रहण करने की विधि को परपोषण और ऐसे जीव को परपोषी कहते हैं। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मुझे बताओ, स्वपोषी भी सजीव होता है, परपोषी भी सजीव होता है। स्वपोषी में ऐसी कौन सी विधि है, ऐसा क्या है कि वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं और परपोषी अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? जब हम इनके कारणों का पता लगाते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि परपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, क्यों नहीं बना पाते हैं, तो उसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है कि परपोषी में क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है। परपोषी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते। और यही वजह है कि हम ऐसे जीव को परपोषी कहते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, जितने भी जंतु हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड फंगी भी क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आखिर सवाल मेरा ये फिर से अगेन कि ये क्लोरोफिल आखिर प्रेजेंट कहाँ होता है? कहीं तो प्रेजेंट होगा ना, कहाँ मौजूद होगा? तो आप कहना कि क्लोरोफिल जो होता है वो अमूमन हम कहाँ मौजूद होता है? लीफ में। प्रायः कहाँ मौजूद होते हैं? लीफ में मौजूद होते हैं। और यही वजह है कि लीफ में ही भोजन का निर्माण होता है, लीफ में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और इस क्रिया के संपन्न होने से क्या बनता है? फूड बनता है। और इसीलिए इस लीफ को हम लोग कहते हैं फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहेंगे? फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे पौधे का यही एक ऐसा भाग है ना, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमें देखने को मिलती है और भोजन का निर्माण होता है। और इसीलिए हम लोग पत्ती को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री कहते हैं। अब एक चीज़ सुनना, जितने भी सजीव होते हैं, जितने भी सजीव हैं, सजीव या तो स्वपोषी होंगे या तो परपोषी होंगे। लेकिन जो सजीव होंगे, जो स्वपोषी होंगे, है ना, वो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? सरल कार्बनिक अणु से क्या बनाते हैं? एक जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि कोई भी हरा पेड़ पौधा अपने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपने मिट्टी से जल को ग्रहण करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों ही क्या है? सरल अकार्बनिक अणु है। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करते हैं और जटिल अणु, है ना, जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज एक जटिल कार्बनिक अणु है। तो इस तरह से जितने भी स्वपोषी होते हैं
उनका भोजन सरल अकार्बनिक अणु से एक जटिल कार्बनिक अणु के रूप में बनता है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर कोई जीव स्वपोषी है, से कि परपोषी है ना, तो वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो वो अपना भोजन जो है वो एक जटिल कार्बनिक अणु से को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं और उनको सरल अकार्बनिक अणुओं में तोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, एक श्वसन का रिएक्शन है यहाँ पे, रेस्पिरेशन। देखो अमूमन कई बच्चे क्या समझते हैं, मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा, पिछले 10 सालों में मैं पढ़ा रहा हूँ 10th को, और मैंने अब तक कई बार देखता हूँ क्या कि जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चे ये बताओ कि श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है, बच्चे अमूमन ये समझ बैठते हैं कि सांस लेने और सांस छोड़ने के प्रोसेस को श्वसन कहते हैं। तो ये गलत है। सांस लेने और सांस छोड़ने के प्रोसेस को बाबू हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं और हिंदी में श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। तो सवाल ये है कि श्वसन किसे कहते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? तो जब ग्लूकोज के अणु, बाबू समझना, जब ग्लूकोज के अणु है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है और इस प्रोसेस में जीवों के लिए ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बाबू? श्वसन कहते हैं, ठीक है ना। और श्वसन का उद्देश्य भी होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना। श्वसन का उद्देश्य क्या है? एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो आज से समझ लेना कि श्वसन सांस लेने और सांस छोड़ने के प्रोसेस को नहीं कहते, बल्कि सांस लेने और सांस छोड़ने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास, और हिंदी इंग्लिश में कहेंगे ब्रीदिंग कहेंगे। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर क्या होता है बाबू समझना, जो ग्लूकोज होते हैं वो एक जटिल कार्बनिक अणु होता है C6H12O6, और ये सारी प्रोसेस जो होती है सेल के अंदर होती है, एक कोशिका के भीतर होती है। तो इसलिए हम लोग इसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं या सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या होता है? टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। कहाँ? इंजाइम की उपस्थिति में, और क्या बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि सरल अकार्बनिक अणु है ना। और क्या बना देता है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना देता है, और साथ में एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी, जिसे करेंसी कहा जाता है। किसका? एनर्जी का करेंसी कहा जाता है। पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टाइप होता है कि परपोषण के टाइप्स के बारे में। देखो परपोषण जो है मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, थोड़ा मिट गया है मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। मृतजीवी पोषण होता है पहला, दूसरा होता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे बाबू? पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और तीसरा जो होता है वो होता है प्राणी संपोषण। क्या होता है बाबू? प्राणी संपोषण। तो चलो हम लोग अब एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसको इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। कि मृतजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है और प्राणी संपोषण क्या है, एक एक करके हम लोग डील करेंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि परपोषण के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी संपोषण, है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मृतजीवी पोषण को, ठीक है। तो मृतजीवी पोषण को इंग्लिश में कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। समझ, नाम लिखा हुआ है मृतजीवी पोषण। क्या लिखा हुआ है? मृतजीवी पोषण। तो जब भी आपसे पूछा जाए मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, आप कहना परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के निर्माण के लिए या अपने भोजन के लिए किसी मरे हुए पेड़ पौधे, किसी
मरे हुए मृत जंतु का शरीर हो या फिर पौधे का शरीर हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो उसके शरीर को क्या करता है, घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, मृत्यजीवी। और भोजन ग्रहण करने का यह जो तरीका होता है, इस तरीके को क्या बोलते हैं, मृत्यजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी मरे हुए पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के ऊपर निर्भर करते हैं और उस जीव के शरीर से जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो भोजन क्या होता है, किस रूप में, घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक ना। और ये जो ग्रहण करता है मृत्यजीवी, वो कहाँ से ग्रहण करता है, तो याद रखना, जब भी कोई मृत्यजीवी अपने भोजन को ग्रहण करता है तो शरीर के किस भाग से, तो याद रखना वो अपने शरीर की सतह से ग्रहण करता है, याद रखना। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि अवशोषित करते हैं, तो अवशोषित कहाँ से करते हैं, मैं पूछा कहाँ से करते हैं, कहाँ से करेंगे, तो कहना शरीर की सतह से करेंगे, शरीर की सतह से करेंगे। बात समझ में आया, यस या नो। तो जितने भी मृत्यजीवी हैं वो अपने भोजन को जो अवशोषित करते हैं वो अपने शरीर की सतह से करते हैं, ठीक है ना। और घुलित कार्बनिक पदार्थ का अवशोषण करते हैं, तो इनका भोजन क्या होता है, घुलित कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, ऐसे जीव को क्या बोलेंगे, मृत्यजीवी कहते हैं। और भोजन ग्रहण करने का यह जो तरीका होता है, इस तरीके को क्या कहते हैं, मृत्यजीवी पोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया और कुछ प्रोटोजोआ भी आ गए। लेकिन एक सवाल है, क्या वायरस इसका एग्जाम्पल होगा? आप कमेंट करके बताइएगा, वायरस इसका एग्जाम्पल होगा, यस या नो। और वायरस जो, क्या ये कोशिकीय संरचना है या नहीं है? ठीक है, इस सवाल का कमेंट करके अभी बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए सवाल है। ठीक है, और वायरस अगर सेल का बना है, यस या नो, और अगर नहीं बना है तो वो किस चीज़ का बना है, ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है ना, वायरस के बारे में। और ये भी बताना है कि वायरस क्या मृत्यजीवी का एग्जाम्पल होगा, यस या नो में हमें कमेंट करके आंसर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत्यजीवी जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही ग्रहण करते हैं। किस फॉर्म में ग्रहण करते हैं, लिक्विड फॉर्म में ही ग्रहण करते हैं। कौन से प्रोसेस के द्वारा, अवशोषण। कहाँ से अवशोषण करेगा, तो शरीर की सतह से करेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो जितने भी मृत्यजीवी होते हैं, जितने भी मृत्यजीवी होते हैं वो मरे हुए पौधे और जंतुओं के शरीर को क्या करते हैं, उनको सड़ा गलाकर उनको मूल तत्वों में बदल देते हैं। उनको सड़ा गलाकर मतलब एक जटिल का शरीर को एक छोटे छोटे मूल तत्व में बदल देते हैं, अणुपरमाणु में बदल देते हैं, मिनरल्स में बदल देते हैं। उसी के कारण इस मृत्यजीवी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटक या अपमार्जक भी कहते हैं। इसका हमारे प्रकृति में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसलिए क्योंकि ये क्या करते हैं, जितने भी मृत पेड़ पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, उनको सड़ा गलाकर डिकम्पोज करके उनको मूल तत्व में जब बदल देते हैं, जिससे कि वो सारे मूल तत्व फिर से मिट्टी में वो सारी चीज़ें चली जाती हैं और फिर से हरे पौधे, मिट्टी से हरे पौधे जितने भी होते हैं उन मूल तत्वों को ग्रहण करते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं। और ये चक्र जो है वो निरंतर चलता रहता है। एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मरा हुआ पेड़ पौधा है या जीव जंतु है, मृत्यजीवी ने उसे क्या किया, छोटे छोटे मूल तत्वों में बदल दिया। और ये मूल तत्व जो थे ये मिट्टी में चले गए। मिट्टी में लगा हुआ है पेड़ में जो है, पेड़ की जो पार्ट है, जड़ है ना, वो मिट्टी में होती है। तो मिट्टी में मौजूद ये मूल तत्व, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, उन कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कौन करता है, फिर आप कहोगे प्लांट। ठीक है ना, प्लांट अवशोषित करता है, उसको अपने उपयोग में लाता है। और ये बताओ, ये प्रोसेस प्रकृति में लगातार चलता रहता है कि नहीं चलता है? जीव जंतु मरते रहते हैं, डिकम्पोज होता रहता है, ये चीज़ें मिट्टी में जाती रहती हैं, उनका फिर साइक्लिंग होता रहता है। मिट्टी, पेड़ पौधे उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चक्र है ना, हमारे प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। एनी डाउट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक चीज़ याद रखना, अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, परजीवी पोषण।
अगर आपसे कोई पूछता है परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो ये भी बहुत आसान है। और मैंने क्या देखा है, यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना, और बच्चे थोड़ा सा ध्यान देते नहीं हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना। मैंने क्या बोला, अक्सर मैं देखता हूँ कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं, और बच्चे गलती कर बैठते हैं, पर पोषण उसको समझ लेते हैं। गलती नहीं करेंगे आप लोग। परजीवी पोषण अलग है, पर पोषण अलग है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं आपको परपोषण के बारे में। परपोषण जब भी आपसे कहे, सॉरी आई मीन से कि परजीवी किसे कहते हैं, मैं क्या बता रहा हूं, परजीवी किसे कहते हैं, ठीक है। परजीवी बाबू परपोषण की वह विधि है ना, परपोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अस्थाई या अस्थायी रूप से, कोई भी जीव है ना दूसरे जीव के ऊपर अस्थाई या अस्थायी, या तो परमानेंटली हो सकता है या टेम्पररी हो सकता है। तो वही कह रहा है, अस्थाई या अस्थायी रूप से दूसरे जीव के ऊपर जब वो निर्भर करता है, किसी दूसरे जीव के शरीर में रहकर या शरीर के ऊपर रहकर, अगर वो अपने भोजन से प्राप्त करता है, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं, परजीवी। एक बार मैं फिर से समझा दूं, एक बार फिर से समझा रहा हूं, परजीवी पोषण किसे कहते हैं समझना। परपोषण की वह विधि जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर में टेम्पररी या परमानेंट, अस्थाई या अस्थायी रूप से रहते हैं, शरीर में या शरीर के ऊपर, शरीर में या शरीर के ऊपर परमानेंट या टेम्पररी अगर रहते हैं और वहीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो जो अपना भोजन ग्रहण करेंगे वो किस रूप में करेंगे, याद रखना, कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करेंगे। किस रूप में भोजन उनका होगा, उनका जो भोजन होगा वो कैसा होगा, कार्बनिक पदार्थ के रूप में होगा, ठीक है ना, याद रखना। ये जो भोजन होगा किस रूप में होगा, कार्बनिक पदार्थ के रूप में होंगे, ठीक है। तो ऐसे जीव को आप क्या कहोगे, परजीवी, जो दूसरे जीव के शरीर में या शरीर के ऊपर रहकर अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसे जीव को हम कहेंगे परजीवी। और भोजन ग्रहण करने की इस विधि को हम कहते हैं परजीवी पोषण। और सबसे खास बात, ये वीवीआई कर लेना है, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि परजीवी है ना, परजीवी जो होते हैं जिस जीव के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, परजीवी जिस जीव के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उस जीव को क्या कहते हैं, उस जीव को हम लोग पोषी और इंग्लिश में होस्ट कहते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा पेट में जोक हो गया है, पेट में जोक हो गया है, तो वो जो जोक होता है वो क्या होता है, वो आपका परजीवी है। वो क्या है, एक परजीवी है, क्योंकि वो किसी दूसरे जीव के शरीर में रहकर अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। तो मनुष्य, जिस मनुष्य के शरीर में कि पेट में चला गया है जोक, है ना, हो गया है, तो मनुष्य का शरीर क्या है उसके लिए, पोषी, और वो जीव क्या है, परजीवी, है ना। तो ये अब यहाँ पर देखो, परजीवी के भी टाइप्स देखने को मिलते हैं कि परजीवी अपना भोजन ग्रहण कहाँ से करता है, कैसे उनके स्रोत हैं। इस आधार पे परजीवी को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है एंडोपारासाइट, एक होता है एक्सोपारासाइट, यानी कि एक होता है वाय परजीवी और एक होता है अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी किसे कहते हैं, ठीक है, जब कोई जीव है ना, परजीवी का ऐसा टाइप, जैसे ऐसा पैरासाइट जो किसी दूसरे जीव के शरीर में रहकर अगर भोजन वो ग्रहण करता है, तो इसे हम एंडोपैरासाइट कहेंगे। जैसे पेट में जोक हो जाना, बहुत सारे रोग जो होते हैं, है ना, कीटाणु पैथोजेंस जो होते हैं, वो हमारे शरीर में रहकर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, न्यूट्रिशन गेन करते हैं और हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं एंडोपैरासाइट, यानी कि अंतःपरजीवी। और ऐसे परजीवी जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इसको हम कहते हैं बाह्य परजीवी, इंग्लिश में कहते हैं एक्सोपैरासाइट। जैसे बाल में जू हो जाना, ठीक है, अमरबेल का पौधा भी क्या है, एग्जाम्पल है, जिसको इंग्लिश में कसकुटा कहते हैं। अमरबेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कसकुटा। तो ये भी एक परजीवी का एग्जाम्पल है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आता है कि एक ऐसे पौधे का नाम बताए जो परजीवी है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि परजीवी भला कोई पौधा थोड़ी हो सकता है। ऐसा नहीं है बाबू, पृथ्वी पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत चीज़ें देखने को मिलती है, तो यहाँ पे याद रखना। फिलहाल अभी मैं परजीवी को आगे और डिटेल करूँगा, ठीक है ना। अभी वाय परजीवी के टाइप्स के बारे में फिलहाल इतना नोट कर लो, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अभी जैसा कि मैंने बात किया परजीवी को लेकर, है ना, परजीवी के टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो परजीवी के टाइप्स के बारे में कहूँ, यानी कि परजीवी के प्रकार, तो परजीवी मुख्य रूप से 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अंतः परजीवी और एक होता है बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी को कहते हैं एंडोपैरासाइट और बाह्य परजीवी को कहते हैं एक्सोपैरासाइट। अब यहाँ पर समझो कि अगर कोई पोषी है ना, परजीवी अपना भोजन जिस जीव के शरीर से ग्रहण करता है उसे हम पोषी कहते हैं। अगर कोई जीव है जो पोषी के शरीर के भीतर रहकर, यानी कि पोषी के शरीर के भीतर रहकर अगर अपना भोजन ग्रहण करता है तो उसे हम अंतः परजीवी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जितने भी रोग कारक सूक्ष्मजीव हैं, है ना, गोलकृमि, हुकवॉर्म, है ना, एंटामीवा हिस्टोलिटिका, ठीक है ना, मलेरिया परजीवी, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? अंतः परजीवी के एग्जाम्पल है। वहीं अगर हम बात करें बाह्य परजीवी को लेकर, तो बाह्य परजीवी पोषी के शरीर के ऊपर, अगर कोई जीव पोषी के शरीर के ऊपर रहकर अगर अपना भोजन ग्रहण करता है तो ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे? बाह्य परजीवी। और इसका एक एग्जाम्पल है जैसे जू हो गया, मच्छर हो गए, है ना, तो ये सब क्या है? हमारे शरीर के ऊपर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरी चीज हो गया कि एक ऐसा पौधे का नाम बताओ जो परजीवी है। अमूमन हम जब बात करते हैं किसी पौधे को लेकर तो हमें समझ में आता है कि पौधा तो स्वपोषी होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करेगा। लेकिन वहीं हमारे प्रकृति में एक ऐसा पौधा भी है जो परजीवी है ना, और उसका नाम है अमरबेल। उसका क्या नाम है बाबू? अमरबेल। क्लियर है? जिसको हम लोग इंग्लिश में कस्कुटा भी कहते हैं। क्लियर है? चलो, ये हो गया परजीवी। अब हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है क्या? प्राणी संपोषण। इसको समझ लेना। प्राणी संपोषण को इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। तो यहाँ पर पोषण की वह विधि, यानी कि परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन जो है ना, वो ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है। तो भोजन ठोस भी ग्रहण कर ले या तरल, दोनों ही तरह के भोजन को वो ग्रहण कर ले, ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी, प्राणी संपोषी कहते हैं। और भोजन ग्रहण करने का यह जो तरीका होता है, इस तरीके को हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषण। ठीक है? तो जैसे हम लोग ठोस भोजन भी ग्रहण करते हैं, तरल रूप में भी भोजन ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? तो ये हो गया। अब इस प्राणी संपोषण का एग्जाम्पल में आता है जितने भी शाकाहारी जीव है, मैंने देखो यहाँ डॉट डॉट लिख दिया है, तो यहाँ पे डॉट डॉट में आपको भरने हैं उन शाकाहारी जीवों के नाम जिन्हें आप जानते हो कि वो शाकाहारी जीव है। तो ये तुम भर लेना, ठीक है। मांसाहारी जीव जो मांस खाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिख देना तुम। और सर्वाहारी, जैसा कि तुम जानते हो कि मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है, ठीक है। तो यहाँ लिख देना, कोई दिक्कत? चलिए, तो इस तरह से ये पूरा जो पोषण था, है ना, स्वपोषण और परपोषण का आज ये पूरा लेक्चर हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आज मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ये हमारा ये चैनल पसंद आता है, आपको हमारा ये मेहनत पसंद आता है, आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आती है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा अपकमिंग आने वाला जो भी वीडियो होगा वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।